जब भी कोई बिजनेस में आता है, जब वो नए होते हैं, तो एक रूल सेट करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। जब भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी से बात नहीं करनी है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और मैं कहता हूं नहीं। लेकिन ये सच है, वो शायद ठीक से अपने बिजनेस को समझा नहीं पाएंगे इफेक्टिवली। अगर कोई इंसान इस बिजनेस में नया है और इस बिजनेस को एक्सप्लेन करने के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वो शायद अपने प्रोस्पेक्ट को इस अमेजिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म से दूर कर देगा। आप में से कितने लोगों ने गलती पहले करी है कि आपको कुछ नहीं पता है और आप शुरू हो जाते हैं कि अरे ये गोल्ड कोर्स का बिजनेस है, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत ही कमाल का बिजनेस। एक सर्कल होता है तुम्हारे पास, फिर एक बाइसिकल है। मुझे बाइसिकल का ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट तुम्हें अगर ठीक ढंग से करते हो तो मुझको पैसा मिलते हैं ना। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम नहीं हो, क्यों नहीं हो? यही रीजन है कि हम इस अमेजिंग बिजनेस को इन्हें बताने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि इससे आप किसी को स्विच ऑफ कर सकते हैं। और जब कोई स्विच ऑफ हो जाता है, तब क्या होता है? उसके बाद उनके साथ फिर से बैठ के बिजनेस डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर एक बार उसने कुछ गलत सोच लिया, फिर बहुत मुश्किल है। और यही रीजन है कि आपको उनसे कहना चाहिए कि किसी से बात नहीं करने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम करो, लेकिन इस बात का मेक श्योर करो कि मैं वहां हूं। हाँ जो, लेकिन मुझे इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता है। हे, अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको पहले बिजनेस के बारे में सीखना होगा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए टर्न ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह बिजनेस अच्छे से दिखाया ही नहीं जाता है। आप में से कितने से लोग पहले टर्न ऑफ हुए थे जब आपके पास ये बिजनेस आया था? मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग होंगे, क्योंकि मैं टर्न ऑफ हुआ था। जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया था, तब मैं टर्न ऑफ हुआ था। आप में से कितने हैं यहां? चलिए ऑनेस्टी से बताइए। देखा, आप में से हैं कुछ लोग, क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, राइट? बहुत बार मैं ऐसा सुनता हूं कि अगर मुझे ऐसा पहले बताया गया होता। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं? अपने नए रेफरल्स को कहिए कि वो बिजनेस की बात किसी से नहीं करें जब तक कि आप उनके साथ वहां नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें इस बिजनेस को अच्छे से समझने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो, मुझे उनके साथ जाना है, हे हमें पार्टी करनी है, हे हमने पेइंग द प्राइस की बात की थी, राइट? तो ठीक है, मैं एक मूवी देखने जाऊंगा, मुझे गोल्फ खेलने जाना है, मुझे इस पार्टी में जाना है। ओ, तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे इन पांचों लोगों को मदद करना होगा? क्या हमने पेइंग द प्राइस की बात करी थी कि नहीं की थी, राइट? क्योंकि मैं इसी कॉस्ट की हमेशा बात करता हूं, टाइम। जो, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है फिर आपके पास मिलियनेयर बनने का वक्त नहीं है, क्योंकि मिलियनेयर बनने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और ऐसा होने के लिए आपको बिजनेस को अच्छे से समझाना आना होगा। जो, मुझे बिजनेस को समझाना नहीं आता है, तब तो आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप अपना टाइम नहीं निकाल सकते इस बिजनेस को सीखने के लिए या सिखाने के लिए, तो आपका कोई हक नहीं बनता है। ऐसा मेरा सोचना है। माफ करिएगा अगर थोड़ा रूड हो गया हो तो। मैंने कहा था कि मैं सच बोलूंगा, राइट? अगर आपके पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को सीखने के लिए, तो आपके पास ये बिजनेस करने का कोई हक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इस बिजनेस के लिए सीरियसली लें, तो पहले आपको इस बिजनेस को सीरियसली लेना होगा। सबसे पहले स्किल्स में से जो एक है, जो आपको सबसे पहले सीखनी है, और वो है कि इस बिजनेस को कैसे प्रेजेंट किया जाए स्पेसिफिकली। क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आता है, तब ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसे अच्छे से सिखाएंगे, उसके साथ रहेंगे और उसे बिजनेस समझने में मदद करेंगे। और अगर आप इन्हें ये बिजनेस सिखाना नहीं चाहते हैं या सिखा नहीं पाते हैं, तो आपका कोई हक नहीं बनता इन्हें बिजनेस में लाने का। आपके पास इनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज जो आपको सीखनी है, उसे हम कहते हैं होम मीटिंग। और हम इन्हें होम मीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर घर पे होती है। तो हमें इसके अलावा और कोई हेडिंग नहीं मिला, तो इसलिए हमने ये टॉपिक का नाम होम मीटिंग रखा। मुझे होम मीटिंग्स बहुत पसंद है। हम सबके पास घर है ना? आपका घर आपका ऑफिस होना चाहिए। हम में से हर कोई एक बड़ा सा 500 स्क्वायर मीटर में अपना ऑफिस नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन सबके पास एक घर होता है जिसमें एक टेबल और 4 कुर्सियां होती हैं, राइट? सबके पास होता है। क्या जब मैंने फर्डी को साइन अप किया, तो क्या मैं उसे ऑफिस लेके गया था? नहीं।
एक कॉफी शॉप में। मेरा ऑफिस उस वक्त एक प्लेसमेंट था। जब हमने डेव और उनके दोस्तों को बिजनेस प्रेजेंट किया था तो उस वक्त हमारा ऑफिस एक पिज्जा हट की टेबल थी। इनफैक्ट जब से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, सिर्फ गोल्ड क्वेस्ट के साथ ही नहीं, पहले भी मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से हूं, तो सबसे पहले जो मैंने एक काम किया वो ये कि मैंने एक बड़ा घर खरीदा, बड़े लिविंग रूम वाला। आप जानते हैं क्यों? इसी वजह से, होम मीटिंग की वजह से। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगती है तो आपको सबको एक साथ लेके इस बात पे अग्री करना होगा कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक बार तो घर पे मिलेंगे ही। और शायद 10 दिन में एक बार। और जब भी मैं किसी के घर जाता हूं तो सबसे पहले मैं वहां का लिविंग रूम चेक करता हूं, क्योंकि यही ऑफिस होने वाला है हमारा, यहीं पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने वाली है। एक जो इसका बहुत अच्छा आइडिया है वो है पॉटलक पार्टी। मैं अपनी टीम के करीब 8 से 10 लोगों को कहता हूं कि हे, 2-3 लोगों के लिए खाना लेके आना। आई मीन ड्रिंक्स ले आना, राइस, ब्रेड्स। और इसमें कितना खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं आएगा, है ना? और वो लोग आते थे मेरे घर खाना लेके, जिसमें उन्हें बहुत पैसे नहीं लगाने पड़ते थे। हम साथ खाते थे और एक अच्छा वक्त बिताते थे। और आप सब जानते हैं कि जब मैं मीटिंग्स में होता हूं तो मैं एक अच्छा वक्त बिताता हूं। आई मीन हम पार्टी करते थे, एक अच्छा वक्त बिताते थे, और फिर हम डिनर करने के बाद सब साथ बैठते थे और बातें करते थे, बिजनेस की बातें करते थे। ओ, क्या तुम जानते हो मैंने इस हफ्ते ये सीखा? ओ, तुम जानते हो मैंने अगले हफ्ते ये ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि इस बार मैंने ऐसा किया लेकिन वो काम नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट टाइम चेंज करने वाला हूं। और आप ऐसा करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके करने लगते हैं और इस बिजनेस को मजेदार बनाते हैं। आप जानते हैं ना, मैं ये सब घर पे ही करता था। बहुत बार हम मूवी देखने जाते थे और मूवी देखने के बाद हम डंकिन डोनट्स में बैठ जाते थे और हम वहीं बैठ के बिजनेस के बारे में बातें किया करते थे। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर पा रहा हूं? और ऐसा करके आप ये नोटिस करेंगे कि हर लीडर जब अपने पिछले हफ्ते के एक्सपीरियंसेस शेयर करता है तो ऐसा करके हर कोई इस एक्सपीरियंस से सीखने लगता है। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप ही दिमाग वाले हैं? और अगर ऐसा है तो आप ये जरूर देखिए कि आप किस तरह के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं। बैठिए और शेयर करिए कि हे, ये हफ्ता कैसा रहा। आपको पता है, मैं खुद बहुत सीखता हूं इन चीजों से, जबकि मुझे इन लोगों को सिखाना चाहिए, लेकिन इन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं इन मीटिंग्स में। ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है इस वीकेंड पे, आप में से बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हे जो, ये काफी अच्छा चल रहा है, आपको यहाँ पे ये चेंज करना चाहिए, आपको पता है कि हमने ये सीखा, आपको ये करना चाहिए। इससे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही धार्मिक होकर ये बातें कह रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच में बता रहा हूं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं। मैंने कल रात ही बहुत कुछ सीखा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से बात करके। रंजीत मेरे पास आए जब मैं रात में सेकंड मॉड्यूल की तैयारी कर रहा था, और उस वक्त उन्होंने मुझसे कुछ शेयर किया जो मैंने अगले दिन आप लोगों से शेयर किया, तो मैंने उनसे इस तरह से कुछ नया सीखा। तो ऐसा मत सोचिए कि ये होम मीटिंग सिर्फ आपके बेनिफिट्स के लिए है। सॉरी, मेरा मतलब सिर्फ उनके बेनिफिट्स के लिए है। इसमें आपका बेनिफिट भी है, इससे आप भी सीखेंगे। और बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो सीख रहे हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगेगी और अब वो ज्यादा लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देंगे। और अभी नए लोगों के लिए ये अच्छी बात होगी कि वो इसे स्टार्ट कर सकें और इन छोटी छोटी पार्टीज में आ सकें, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसा करके उनके साथ और उनके लीडर्स के साथ समय बिता के उन्हें आप अपनेपन का भाव दे रहे हैं कि हे, ये एक थीम है, एक ग्रुप है, कि हे, ये लोग अपने अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें। ऐसा करके आप और भी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, लीडर्स को ट्रेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल लीडर्स के एग्जाम्पल, जैसे कि अरे, तुम्हें पता है एक प्रोस्पेक्ट मुझे बहुत से सवाल पूछ रहा था और मैं उसके हर सवाल का इस तरह से आंसर कर रहा था। इसका आंसर करने का ये सीखने का समय है। हाँ, आप मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये एक सीखने का भी समय होता है। और क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये भावी लीडर्स हैं, तो इससे इनका फेथ लेवल ऊंचा रहता है। करेक्ट? क्योंकि जब आप इस तरह की मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं तो आपका फेथ लेवल हाई होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है कि आप हर उस जगह मीटिंग कर सकते हैं जहां पे आप सब लोग मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपका घर ही हो। और हाँ, कुछ दिनों बाद जो आपका अपना ग्रुप था वो अपने भी ग्रुप्स में होम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और फिर वो अपने होम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह से धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है और इसीलिए ये मीटिंग्स इतनी जरूरी हैं। और हर बार मैं घर को प्रेफरेंस क्यों देता हूं, क्योंकि ये सबके पास होता है। आपको इसके लिए बहुत से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए एक ऑफिस रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप बिजनेस करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि अरे जो ऐसा कर सकता है, जो इतने पैसे खर्च कर सकता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है और शायद मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा जितना जो सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन जब आप होम मीटिंग करते हैं और आपके यहाँ कुछ नए लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ, ये तो हम भी कर सकते हैं, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, मैं इसे अपने लिविंग रूम में कर सकता हूं। अब आपके पास ये वीसीडी है जो आप अपने रूम में सबके साथ देख सकते हैं एक एक करके। हे, ये तो मैं भी कर सकता हूं। और इसलिए भी वन ऑन वन इतना इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आप एक बड़े ग्रुप के साथ बैठ के बिजनेस प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो ये ऑलरेडी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं 100 लोगों के सामने ये कर सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी को वन ऑन वन बिजनेस प्रेजेंट करते हैं किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीते पीते, वो कहता है कि हे, ये तो मैं भी कर सकता हूं। और ये भी एक रीजन है कि वन ऑन वन इतना बढ़िया क्यों होता है। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये आराम से कर सकता हूं, जो ये आदमी कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूं, मैं अपना मैनुअल खुद से ला सकता हूं। इन मीटिंग्स के बाद आप सबको एक चीज जिसे एनकरेज करना है वो है कैडिंग। हर मीटिंग के बाद इसका कल्चर डालना होगा आपको। कैडिंग का मतलब होता है हर वो इंपॉर्टेंट तरीका सीखना जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। गोल्फ के खेल में कैडिंग होता है जो गोल्फर को हेल्प करता है, राइट। बहुत बार आप देखेंगे कि सक्सेसफुल गोल्फर अपने कैडी के बारे में बताते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि कैडी सिर्फ जाके क्लब में बैठ जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जाते हैं, वो देखते हैं कि आज बाहर हवा कैसी है, कौन सा क्लब मुझे यूज करना चाहिए, ये चीजें मेरे गेमों को कैसे इफेक्ट करेगी। कैडी ये सारा काम करता है। यही इस बिजनेस में भी काम आता है। जब आप अपने लीडर्स के साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, बताओ मुझसे क्या चाहिए, क्या सीखना चाहते हो तुम, मैं तुम्हारी कहां मदद कर सकता हूं, ये होता है कैडिंग। और आपको यही अपने लीडर्स के साथ भी करना है। मैं देख पा रहा हूं आप सबके चेहरों पे कि जो ये सब करने से हमारा पार्टी का वक्त खराब हो जाएगा। मेरा सेम सवाल, क्या आप प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं? दुनिया में कोई भी गलती से बिलियनियर नहीं बनता है। मैं दूसरे बिजनेस के बारे में नहीं जानता, लेकिन गोल्ड क्वेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जितने भी लोग इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं उन्होंने लंबे समय तक इस बिजनेस को किया है और बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन उन्हें इसका बेनिफिट भी मिला है। मैंने आपको एक महिला के बारे में बताया था जो फिलीपींस में प्रेग्नेंट थी। अब मैं कह सकता हूं कि वो वैसी नहीं दिखती हैं, क्योंकि मैं पहले जब कभी प्रेग्नेंट बोलता था लोग मेरे पेट की तरफ देखते थे। वो ये बिजनेस कुछ 1-1.5 साल से कर रही हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से मैरिड थी। तो मैं स्टेप्स की बात कर रहा था और ये भी इस प्रोसेस का ही पार्ट है। पहले आप शादी करते हैं, फिर आप प्रेग्नेंट होते हैं। और वो बिजनेस काफी अच्छा कर रही थी, हर हफ्ते पैसा कमा रही थी। वो 2 हफ्ते अपने घर पे आराम कर रही थी प्रेगनेंसी की वजह से, और उसके बाद 2 दिन हॉस्पिटल में थी और फिर 2 या 3 हफ्ते उन्हें ठीक होने में लग गए थे। अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ रहने में भी उन्होंने थोड़ा टाइम बिताया। और इन हफ्तों में उन्होंने पहले हफ्ते में कुछ $8,000 कमाए, फिर उन्होंने $12,000 कमाए, फिर उन्होंने 13,000 और फिर कुछ 11,000 कमाए और फिर 9,000 कमाए। ठीक से मुझे इसका क्रम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना ही पैसा कमाया घर पे रहते हुए। आप में से कितने लोगों ने $70,000 कमाए हैं बच्चा पैदा करते हुए? और मैं इसलिए कहता हूं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत की थी शुरुआती दिनों में। लेकिन आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो $60,000 या $70,000 कमा रहे हों, और वो भी तब जब वो 3-4 हफ्ते की छुट्टी पे जाते हों? देखिए, हम वैसे भी काम करने वाले हैं, राइट। हम हमेशा काम करते रहेंगे, चाहे आप गोल्ड क्वेस्ट में काम करें, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करें।
किसी ए कंपनी में, किसी बी कंपनी में, किसी सी कंपनी में, लेकिन आप काम जरूर करते रहेंगे। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे आप पैसा कमाएंगे अगर आप छुट्टी पे चले जाते हैं तो भी। इस बिजनेस में जो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे हैं अगर वो 1 साल काम करना छोड़ दें तो उनका चेक नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी एक और महिला को जानता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने शुरुआती 5-6 महीनों में और हर रोज 8-9-10 घंटे काम किया था और अपना बिजनेस बिल्ड किया था और वो काफी अच्छा पैसा भी कमा रही थी, 5 से 6 हजार हर हफ्ते। कुछ कारणों की वजह से, मैं वो कारण यहां बताना नहीं चाहूंगा जिनकी वजह से वो बिजनेस छोड़ के चली गई थी, लेकिन आज तक वो पैसा कमा रही हैं। कभी $4,000, कभी 5, कभी 6, कभी 2, कभी 1। बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर चुकी हैं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी काम कर रही है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आपको वापस पे करेगा। अब इस कैडिंग सिस्टम में आपको अपनी लिस्ट से गुजरना होगा और आपको ये डिसाइड करना होगा किसके साथ आपको कैडिंग करना है। किसके साथ? देखिए, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 200 लोग हैं तो आप सबके साथ कैडिंग नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? तो आपको इनमें से चुनना होगा कि ये वो लीडर्स हैं, ये वो पोटेंशियल लीडर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा, जिनके साथ मुझे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सभी को नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है, लेकिन जब आप इन लीडर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और आप इनको वो चीजें सिखाएंगे जो आप सिखाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिखाएंगे और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। क्या ये वही बात नहीं हो गई कि आप इनके साथ कैडिंग कर रहे हैं और वो अपने लीडर्स के साथ कैडिंग कर रहे हैं? आप अपने लीडर्स की मदद से उनको भी डुप्लीकेट कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 200 लोगों के साथ जा रहे हैं, उनके साथ कैडिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5% ही ट्रांसफर कर पा रहे हैं, राइट? आपको उनमें से 2, 3, 4 या 5 लीडर्स को चुनना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि आप इनके साथ अगले 1-2 महीने तक इन्हीं के साथ बिताने वाले हैं और आप उन्हें ये बिजनेस अच्छे से समझाने वाले हैं। अब अच्छे से कैडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, किन टूल्स की जरूरत होती है, जैसे कि ट्रेनिंग मटेरियल्स, किताबें। आपको याद है मैंने ऐसे कुछ लीडर्स के बारे में बताया था कि जो मुझे अपने साथ हमेशा कैडी करते थे, अपनी किताबें और अपनी वीडियोस, अपनी वीसीडीज, अपने टेप्स मुझे देते थे और इस बात का मैं बहुत आभारी हूं। यहां पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना है। कैडिंग करते वक्त क्या क्या चीजें आपके ध्यान में आपको रखनी है, इन सारी टूल्स की मदद से इसको आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। कैडिंग सिस्टम अपने डाउनलाइन को इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने का एक तरीका है जिसमें आप उनके साथ उन्हीं के लिए काम करते हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसा मानते हैं कि वो लीडर्स हैं और उनके लिए दूसरे काम करेंगे। मेरा इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का जो एक राज है वो ये है कि जब भी मेरे साथ कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो मैं ये मेक श्योर करता हूं कि मैं उसका एम्प्लॉय होकर रहूंगा अगले 2-3 महीने तक, उनका नौकर नहीं, उनका एम्प्लॉय। ये चीज मैं आपको आगे मॉड्यूल में बताऊंगा, जहां पे आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा नौकर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा एम्प्लॉय रहूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें जो भी जरूरत है, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं वहां पर रहूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो आप उनके साथ काम करते हैं और आप उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि याद रखिए हमने पहले इस बारे में बात की है, अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो कौन सक्सेसफुल होगा? आप। कैडिंग में जो दूसरा पॉइंट आता है वो है नर्चर करना, पोषण करना। आपको याद है हम पौधों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि आप सिर्फ पौधों को लगाते नहीं है, उन्हें उसमें आप पानी डालते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, आप एक पौधा तैयार करते हैं, उसे पोषण देते हैं। वो इंसान जिसे आपने कैडिंग करने के लिए चुना है, आप उसको पोषण देते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ साथ में बैठना नहीं है कि तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा अपलाइन हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, जो बहुत बड़ा ग्रैंड लीडर हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पहले हम करते थे। जब मैं और फर्डी डेव के यहाँ जाते थे तो मैं हमेशा कहता था कि मैं तुम्हारे घर से तुम्हें पिक कर लूंगा और करीब 45 मिनट्स हमें अपनी कार में लगते थे डेव के यहाँ जाने में। तो हम साथ में समय बिताते थे, जब तक कि हम वहां पहुंच नहीं जाते थे हम बिजनेस के बारे में बात करते थे, और इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। 3 पीस सूट पहन के 200 लोगों के सामने बैठकर बात करना, इसे ट्रेनिंग नहीं कहते हैं। ट्रेनिंग मतलब डुप्लीकेशन होता है। जितनी बार भी आप किसी के साथ बैठते हैं और अपनी चीजें उसमें डुप्लीकेट करते हैं, उसे ही ट्रेनिंग कहते हैं। उस समय को जाया मत करिए।
जब आप अपने लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं या आते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग उसी दौरान होती हैं। साथ में समय बिताना, साथ में बैठना, कहीं जाके कुछ खाना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, क्या इसको ट्रेनिंग नहीं कहते हैं? मैंने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है और हमें लगता था कि हम सिर्फ एक कॉफी पी रहे हैं। अपने लोगों को पोषण दीजिए, नर्चर करिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि वो बाहर जाके आपके लिए पैसा कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उनके साथ बैठना होगा। इनफैक्ट जब आपकी टीम में कोई नया आदमी आता है तो याद रखिए, हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं 48 आवर्स रूल। आपको इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्र बनाना होगा। जब आपकी टीम में कोई नया कस्टमर आता है तो पहले 48 घंटों को खाली मत जाने दीजिए। आप उन्हें कॉल करिए, उनसे मीटिंग करिए कि पहले 48 घंटे खाली नहीं जाने चाहिए। 48 घंटे का रूल, 48 आवर्स रूल। और कॉलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे कॉल करके बोलेंगे कि अरे अभी तक तुमने अपने लेफ्ट और राइट में किसी को साइन अप नहीं किया है, मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अच्छा बिजनेस करोगे, मुझे लगता है कि तुम अपने कंप्यूटर के सामने ज्यादा वक्त बिताते हो, तुम्हें मेरे लिए बहुत सारा पैसा कमाना था। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच का कॉन्वर्सेशन है। जब आप किसी को उसकी सैलरी दे रहे होते हैं तो आपके पास यह हक होता है कि इस तरह से आप उसे बात कर सकें और ऐसे पूछने का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप यहां किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे नीचे है, क्या मुझे इसको नहीं कहना चाहिए? क्या ये नहीं करना चाहिए? हाँ, अगर आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं तो करना चाहिए। सपोर्ट के लिए उनको कॉल करना है, जैसे कि हे हरुण, तुम अभी नए नए बिजनेस में हो, तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए तुम्हारे लेफ्ट और राइट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तुम मेरी मदद चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपने लोगों को कुछ बिजनेस दिखाना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी तरह की मदद के लिए। अगर तुम अपने भाई या अपने कजन के साथ बैठे हो और अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कोई दिक्कत होती है तो ये मेरा नंबर है, तुम मुझे इस पे कॉल कर सकते हो जिससे कि मैं तुम्हारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में तुम्हारी मदद कर सकूं या मैं उनसे बात करके उनको समझा सकूं। तो याद होगा इस बारे में हम कल रात बात कर रहे थे, राइट? ओ लेकिन जो मुझे इसके लिए अपना नंबर तो सबको देना पड़ेगा और वो हमेशा मुझे कॉल करेंगे। तो क्या आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको 10 घंटे दिन में कॉल करे? मैं चाहता हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, वो नॉलेज के लिए भूखे हैं, वो इनपुट्स के लिए भूखे हैं। आप जानते हैं, मनीला में मेरे पास एक बीपर हुआ करता था और एक हैंडफोन हुआ करता था, और अगर मेरा फोन नहीं बजता था या अगर बीपर नहीं बजता था तो मैं परेशान हो जाता था। मैं सोचता था कि क्या हुआ, क्या गड़बड़ी है, कोई मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे मीटिंग के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है? और इसके लिए आपको अपना समय बिताना होगा, आपको अपना प्राइस पे करना होगा। आप उनसे पूछिए कि क्या वो प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए, कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या बात करनी है। और आप में से कितने लोगों ने ये पहले एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने आपको अपना क्रेडिट कार्ड या अपना चेक दे दिया हो और 4-5 दिन के बाद वो आता है और पूछता है कि आपने मेरा ड्राफ्ट यूज कर लिया क्या, मैं उसे विड्रॉ करना चाहता हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन 4-5 दिनों में वो अपने कुछ दोस्तों के पास गए, उन्होंने वहां जाकर बात करी, लेकिन उनको पता नहीं था कि बात क्या करनी है, कैसे करनी है, बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है। और उनके फ्रेंड्स ने उनको बोला, ओहो ये काम नहीं करता, ये बिजनेस ऐसा है, ये बिजनेस वैसा है, तुम फंस गए हो, तुम इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और फिर वो वापस आता है और सोचता है कि मैंने शायद गलत काम कर लिया है, और फिर आपके पास आता है अपना चेक या अपना ड्राफ्ट मांगने के लिए। मैं गारंटी देता हूं यही होता है। और यही कारण है कि आप उन्हें किसी से बात करने देना नहीं चाहते हैं जब तक आप खुद वहां ना हो। इनफैक्ट आप उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि आपको वहां होना चाहिए जब भी वो किसी से बात कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ नहीं हो पा रहे हैं तो ये बात मेक श्योर करिए कि आपकी टीम से दूसरे लीडर्स उनके साथ हैं। उनसे पूछें कि क्या उन्हें आपकी मदद चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में या किसी और चीज में। आप उन्हें कॉल करके पूछिए कि हारून, तुम्हें पता है मैं उससे बात कर रहा था और मुझे इससे बहुत परेशानी में डाल दिया है, क्यों, ब्ला 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 ब्ला, इन सब रीजंस की वजह से। अगली बार अगर कभी कुछ ऐसा हो,
ये सवाल आए तो आपको इस तरह से आंसर करना है। फोन पे ये मत बोलिए कि अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत गलत कर दिया, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। हे, उसको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, राइट? एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जो लोग नए आते हैं उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो सही चीज कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ये भी जानना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं। क्या वो गलत तरीके से बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या उनका बिजनेस प्रेजेंट करने का तरीका गलत है? हाँ, ये आपका ही काम है। आपको उनके साथ बैठ के उनके साथ वक्त बिताना होगा और उनको समझाना होगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और ये आपका ही काम है कि आप उनके भरोसे के लेवल को, उनका फेथ लेवल हाई करें, ऊंचा करें, उनको प्रोत्साहित करें। आपको प्रोत्साहित होना अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छी चीज नहीं है? आपको कोई आइडिया नहीं है ये मुझे कितना अच्छा लगता है, ये पैट्रिक को कैसा लगता है। जब आप हमारे पास आगे आके कहते हैं कि हे जो, ये बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, उन नए लोगों के लिए भी सेम है जो ये नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जैसे आपको एक एनकरेजमेंट अच्छी लगती है, नए लोगों को भी सेम लगती है। आप लोगों को एक कल्चर बिल्ड करना चाहिए जहां पर हर कोई एक दूसरे को एडिफाई करता है, एनकरेज करता है। ये कल्चर शुरू करिए। सपोर्ट, अब यहां पे आपका टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनके साथ जाना, उनके साथ मीटिंग करना। हो सकता है इसके लिए आपको खुद से कुछ मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़े। मैंने अपनी कई सी मूवीज अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ कैंसिल की है। मैंने बहुत सारी पार्टीज कैंसिल करी हैं। मैंने अपना गोल्फ गेम इसके लिए कैंसिल किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के साथ कमिटेड था उनकी मीटिंग्स के लिए। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूं। पैट्रिक कहां हो? पद्मन, एड, क्या आप लोगों ने कभी अपनी मीटिंग्स कैंसिल करी है किसी और के लिए? बिल्कुल। और यही रीजन है कि ये लोग सक्सेसफुल हैं, इनके चेक्स इतने बड़े हैं। सपोर्ट, जो तुम जानते हो ये ग्रुप आ रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनसे बात करने के लिए। क्या आप यहां पर 7 बजे फ्राइडे नाइट को आ सकते हैं? ओहो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने अभी अभी अपनी मूवी टिकट कराई है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? अब यहां पे ऐसी कोई पॉलिसी या कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको वहां होना ही चाहिए। लेकिन ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके साथ जाइए, उनको सपोर्ट करिए। जब मैं पहली बार इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया था, उस टाइम मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ बैठ के क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगले 6 से 9 महीने मैं बहुत बिजी रहने वाला हूं और मैं अपने घर से बहुत दूर होने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने ये बिजनेस 6 से 9 महीने अच्छे से कर लिया तो फिर हमें आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद फिर हम साथ बैठ के आराम कर पाएंगे, मूवी देख पाएंगे। क्योंकि ये मेरा गोल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना काम क्यों करते हो, और मैं कहता हूं क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं। क्योंकि मैं उस मुकाम पाना चाहता हूं जहां पर मुझे कुछ और ना करना पड़े। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं लाइफ में जिसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना मुझे बहुत पसंद है और इससे ज्यादा खुशी मुझे और किसी भी जगह नहीं मिलती है। आप उन सबसे आज मिलने वाले हैं, सारे बच्चे मेरे यही हैं, वो लोग आज रात यहीं आने वाले हैं। अपने वाइफ के साथ समय बिताना, ये प्राइसलेस है। बाहर जाके चैरिटी करना, प्राइसलेस। अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टियों पर जाना, हाँ इसका प्राइस जरूर है, ये प्राइसलेस नहीं है। और इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमें किसी दिन मेहनत करनी ना पड़े। लेकिन शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में, सपोर्ट करने में, एनकरेज करने में और नर्चर करने में ही लगेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये रिजल्ट देता है और ये इतना देता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आज जो मेरा रिलेशन टोनी से है या पद्मन से है या रंजीत से है या पैट्रिक से है, या उसका कोई मोल है? क्या कोई उस पर प्राइस डाल सकता है? एक टीम को बिल्ड करिए। टीचिंग, एक और बहुत अच्छी बात जो इस इंडस्ट्री की है वो यह है कि इसी कारण से बहुत सी कंपनियां इस इंडस्ट्री की तरफ मुड़ रही हैं।
इस इंडस्ट्री को अपना रही हैं, क्योंकि यहां पे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। मान लेते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर मैं प्रेसिडेंट हूं और कूना वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या मैं कूना को अपने सारे सीक्रेट्स बताऊंगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो मुझे निकाल देंगे और कूना को प्रमोट कर देंगे मेरी जगह पे, और हो सकता है वो कूना को मुझसे आधी सैलरी दें। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है जरूर जो तुम जानते हो, लेकिन मैंने तुम्हें वो नहीं सिखाया जो मैं जानता हूं। आप समझ रहे हैं? लेकिन इस बिजनेस में आप जितनी भी चीजें जानते हैं, जो भी चीज आप जानते हैं, अगर आप उसे लिखें, आप हर वो चीज अपने लीडर्स को पास ऑन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता आपकी सफलता है। यहां पे कोई हायरिंग नहीं है, यहां पे कोई प्रमोशन नहीं है, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। ये लीडरशिप बेस पे काम करता है। सिखाइए, डुप्लीकेट करिए। आप जितना ज्यादा जानेंगे, आप उतना ही ज्यादा सिखा पाएंगे। हाँ, अब सिखाने से पहले आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके लीडर्स के पास इस बिजनेस को करने का विजन है। किसी ऐसे इंसान को सिखाना शुरू किया है जो सीखना ही नहीं चाहता हो? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को बैठना सिखाया है, अगर वो सीखना ही ना चाहता हो तो? क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो बहुत कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कुत्तों को एग्जाम्पल के तौर पर लेना बंद करते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, राइट? आप कभी किसी टेनिस प्लेयर को सिखाना नहीं चाहेंगे अगर वो टेनिस खेलना ही ना चाहे तो, या उसका टेनिस प्लेयर बनने का सपना ही ना हो तो। अगर उनके पास इस बिजनेस का विजन नहीं है तो उनके पास कोई दिशा नहीं होगी। उनको समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होंगे। आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, कम ऑन मैन। वो कभी भी अपनी परेशानियों को दूर करना नहीं चाहेंगे। उनके पास कोई भी वर्क एथिक नहीं होगा। आप में से कितने लोगों के पास इस बिजनेस को करने का विजन है? क्या आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको मोटिवेट करे? क्या आप बाहर जाकर सीखना पसंद नहीं करते हैं, जितना भी आप सीख सकें? किसी को सिखाने से पहले आप ये मेक श्योर करिए कि आप उनके साथ बैठ रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उन्हें ये समझ आ रहा है कि वो ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये दीवार पे सर मारने की तरह है। अगर इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आलसी हो जाएंगे, वो सिर्फ आलसी बनकर रह जाएंगे। मेरे लिए आलसी इंसान जैसा कुछ नहीं होता है। मेरे लिए सिर्फ यही होता है कि वो इंसान जिसके पास विजन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम करना क्यों पसंद नहीं करते हैं? जब कोई आपके बिजनेस में आता है तो 2-3 हफ्ते बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके बाद वो सारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे चली जाती है। इसका कारण यह है कि उनके पास कोई विजन नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। मेरे अनुसार आलसी इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ यह होता है कि उस इंसान के पास विजन नहीं है। इसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल उदाहरण दे सकता हूं। मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं बहुत आलसी इंसान हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ तब तक कुछ नहीं कर पा रहा था जब तक मेरे सोसाइटी में मेरे लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। मुझे ये बात बाद में समझ में आई कि उन लोगों ने जो विजन मेरे लिए सेट किया था वो मेरा विजन नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि मैं लेजी नहीं हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ विजन नहीं था। अपनी जिंदगी के मैंने 26 साल सिर्फ ऐसे ही बिता दिए हैं। लेकिन जब मैं फाइनली बैठा और सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, जैसे कि मैंने पिछली रात में बताया था कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे करी थी। इस बिजनेस में अगर कोई मोटिवेटेड नहीं है तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे कभी ये समझ में नहीं आता है कोई इस बिजनेस को देख के मना कैसे कर सकता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करते हैं तो आपको इस बिजनेस से फाइनेंशियली बहुत से फायदे मिलेंगे। किसी को कुछ भी सिखाने से पहले हमेशा याद रखिए, हम उसी को सिखाना पसंद करेंगे जिनके साथ हम कैडिंग करेंगे। किसी ऐसे इंसान को सिखाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो सीखना ही नहीं चाह रहा हो तो। ओके, जैसे कि मैंने कहा, ये उसी तरीके से जैसे दीवार पे सर मारना हो। इससे पहले कि आप अपने लीडर्स को सिखाना शुरू करें, आप ये मेक श्योर करिए जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, जिसने आपको विजन दिया है, वो भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हों। याद रखें, हमने इससे पहले इस बारे में बात की है।
कि आपको चुनना होगा कि आपको अपने किन लीडर्स के साथ कैडिंग करना है, किसके साथ आपको अपना समय गुजारना है। ओके, आपको उनके साथ बैठना होगा, या तो वो वन ऑन वन हो या फिर वो ग्रुप में। उनके साथ बैठिए और ये मेक श्योर करिए कि उनका कंपेलिंग रीजन उनको क्लियर हो, उनके बर्निंग डिजायर्स के बारे में पता करिए। क्योंकि याद रखिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके जैसे हों, जो सेल्फ मोटिवेटेड हों, जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हों और हर वो चीज पे करना चाहते हों जो उस चीज को पाने के लिए करनी है। और ये करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपको उनका विजन उनके दिल में बिठाना होगा। अपना विजन नहीं, उनका विजन। पिछली रात जब मैंने आप सबसे अपने कंपेलिंग रीजन के बारे में बात की थी, उसके पीछे का कारण ये है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि कंपेलिंग रीजन कैसे होते हैं। आप सबने मेरे कंपेलिंग रीजंस के बारे में सुना। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास ये कंपेलिंग रीजंस हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब एक जैसे ही हैं, चाहे आप मलेशियन हो या आप सिंगापुर से हो या अमेरिकन हो या फिलीपींस में हो, कहीं भी हो, हम सब एक जैसे ही हैं। हम सब काम करना चाहते हैं इसलिए ताकि हम हमारी फैमिली के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। हम सब अपनी बेटी की शादी के दिन रोने वाले हैं, आप समझ रहे हैं। हम सब एक जैसे ही हैं, सबका विजन एक जैसा ही है, हम सबका डिजायर एक जैसा ही है। सिर्फ किसी के साथ बैठ के अपने विजन शेयर करने से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके विजन को ढूंढने में। जैसे कि मैं कल रात अपने बर्निंग डिजायर और रीजंस आपसे शेयर कर रहा था। क्या मेरे रीजन सुन के आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये आपके रीजंस भी हैं? क्या उसने आपको अपनी एक लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित नहीं किया? क्या ऐसा नहीं होता है कि जब आप अपना विजन अपने किसी डाउनलाइन को बता रहे होते हैं तो इससे उसको हेल्प मिलती है अपना विजन ढूंढने में? जब प्रेजेंटेशन दिखाकर आप घर वापस आ रहे होते हैं और अगर आप गाड़ी में कहते हैं कि अगर मैं बस 2 साल अच्छे से कर लूं तो मैं अपने ये सारे सपने पूरे कर सकता हूं, तो इससे उसको भी हेल्प मिलती है अपने सपने पूरे करने में। आप अपने विजन को यूज करते हैं या कर सकते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें उनके विजन को ढूंढने के लिए। तो उनके साथ बैठें और ये मेक श्योर करिए कि उन्होंने अपने रीजंस को नोट डाउन कर लिया है। अगर आप ये करने के लिए अपना टाइम निकाल लेते हैं तो आपको अपना टाइम उन्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आप अपना टाइम निकाल लेते हैं और उनके साथ बैठ के उन्हें ये क्लियर कर देते हैं कि उनका विजन क्या है, उनका डिजायर क्या है, तो आपको उन्हें मोटिवेट करने के लिए कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। और यही विजन है। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मेरा फोन हमेशा बजता रहता था क्योंकि हम अपना बहुत सारा वक्त साथ में गुजारते थे। पैट्रिक, बताओ कितनी रातें हमने एक साथ में गुजारी हैं। हम सुबह 2-3 बजे तक अर्ली मॉर्निंग में डीजे के पास, पैट्रिक के पास जाते थे, साथ बैठते थे और ये डिस्कस करते थे कि हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। और फिर उनके लीडर्स के साथ बैठ के भी हम यही बात करते थे कि हम ये बिजनेस से क्या चाहते हैं। मेरा फोन हमेशा बजता रहता था क्योंकि मुझे फिर उनको मोटिवेट करने के लिए अपना टाइम नहीं निकालना पड़ता था। वो सारे के सारे इंटरनली मोटिवेटेड थे। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो अंदर से बिल्कुल मर चुके हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ऐसे लोगों के पास इस बिजनेस को करने का कोई विजन नहीं है। वो शायद इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने शायद किसी को बिजनेस करते देखा और उनसे बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे और शायद हो सकता है कि किसी ने उनको बोला कि उन्हें इस बिजनेस में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आप और आपके लीडर्स ही उसका पूरा बिजनेस बिल्ड करेंगे। उनके पास में कोई विजन नहीं है बिजनेस को करने के लिए और इसलिए वो प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है। अपना टाइम निकालिए और उन्हें हेल्प करिए उनके विजन को ढूंढने में। और अगर उनके पास विजन होगा तो वो खुद से सीखने की कोशिश करेंगे, भले ही आप वहां हो या ना हो। आप सब एरिक को जानते हैं, राइट? स्पेशली ये 2 लोग जो आगे बैठे हैं, ये लोग कल रात में मेलोडी प्ले कर रहे थे। एरिक दुनिया के महान गिटारिस्ट में से एक हैं, एक महान रॉक गिटारिस्ट में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें कोई भी नोट पढ़ना नहीं आता है। वो कोई नोट पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, वो ऐसे प्ले करते हैं जैसे कोई प्ले नहीं करता हो। वो बहुत कमाल का प्ले करते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें नोट पढ़ना इसलिए नहीं आता है क्योंकि शायद वो कभी भी इसकी क्लासिकल ट्रेनिंग से नहीं गुजरे हैं। शायद उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाए हों, या फिर हो सकता है वो चाह रहे हों बट वो उनकी हेल्प ना कर पाए हों, या हो सकता है उनके पास कोई टीचर ना हो। कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है कि एरिक ने कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्योंकि जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है वो नोट पढ़ना ही सिखाया जाता है। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं, अगर वो नोट पढ़ना नहीं जान रहे हैं तो उसका मतलब है उन्होंने कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी।
लेकिन फिर भी एरिक ने खुद को एक गिटारिस्ट बनाना चाहा। हो सकता है कि वो दुनिया के सबसे महान गिटारिस्ट नहीं बनना चाहते हों, जबकि वो आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि आपका विजन बदलता है, आपका गोल बदलता है, लेकिन उसके अंदर गिटार बजाने का एक बर्निंग डिजायर था। जो मुझे ये बात समझ आती है कि भले ही उसने अपनी एजुकेशन ली हो या ना ली हो, लेकिन उसको इस बात ने गिटार बजाने से नहीं रोका। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि उसके पास एक गोल था, उसके पास अपना एक विजन था। अगर कोई महान ड्रमर जो ड्रम बजाता हो, वो शुरुआती दिनों में अपने कुछ बर्तनों पर, कुछ डब्बों पर ड्रम बजाना सीखता है, टीवी के माध्यम से ड्रम बजाना सीखता है। शुरुआती दिनों में उसके पास ड्रम नहीं होता है, वो छोटे मोटे डब्बों पर ही प्रैक्टिस करता है, बर्तनों पर प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका विजन उसको सीखने पर मजबूर करता है और वो सीख लेता है। क्या आप इस तरह के लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कोई आपको रात में 11 बजे कॉल करे और बोले मेरी आज की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या तुम मुझे सिखाओगे, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्या आप इस तरह के फोन कॉल से परेशान हो जाएंगे? अगर आप इस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं तो आपको उन्हें विजन देना होगा इस बिजनेस को करने का। इसके बाद आपको उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद को मोटिवेट करेंगे। और क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड होंगे तो आपको उन्हें सिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है जब आप किसी को सिखाना चाह रहे होते हैं और वो सीखना ही नहीं चाह रहा होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और दूसरी तरफ किसी ऐसे इंसान को सिखाना बहुत ही आसान होता है जो सीखना पसंद करता है या सीखना चाहता है, कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। और फाइनली टीचिंग के बाद आपको ध्यान देना होगा कि उनके पास विजन है। अब आपको उन्हें इंस्पायर करना होगा, प्रेरित करना होगा। और ये सिर्फ कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स और कुछ अच्छी किताबों के ज्ञान से नहीं होगा। हाँ, ये मदद जरूर करेगा। आपको उन्हें खुद से इंस्पायर करना होगा, खुद से प्रेरित करना होगा। आप उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होने चाहिए, उनके लिए एक उदाहरण साबित होने चाहिए। आपका कमिटमेंट उनके लिए मायने रखना चाहिए, आपका सपोर्ट उनके लिए मायने रखना चाहिए। आपको खुद को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना होगा जिससे कि वो इंस्पायर हो सके। सबसे पहले उनको आपसे ऐसी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए जिससे कि वो हर कुछ अचीव कर सकते हैं जो इससे पहले वो नहीं सोचते थे। और इससे उनको इस बात की भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और ये सारा का सारा कैडिंग का ही प्रोसेस है। इस तरह के लोग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहेंगे जो आपको पूरी तरह सपोर्ट करे, जिनके पास अपना विजन हो। अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैडिंग करते वक्त आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज कि खुद को हमेशा दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रखना। अब ये चीज यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन सकता है, क्योंकि इससे ठीक उल्टा हम इससे पहले बात कर रहे थे जब मैं कह रहा था कि आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको उन्हें बताना होगा कि आपका टाइम कीमती है। तुम मुझे 3 बजे सुबह में कॉल करो और मैं 5 मिनट तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। आप उसका गुलाम बनना नहीं चाहेंगे, आप उसके एम्प्लॉय बनना नहीं चाहेंगे। आपको उन्हें समझाना होगा कि आपका वक्त भी कीमती है। ओके, हमें अपनी मीटिंग शेड्यूल करनी होगी, हमें अपना टाइम शेड्यूल करना होगा। मुझे 3 बजे रात में कॉल करके तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं भाग के जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम में से बहुत लोग कर जाते हैं। कम ऑन, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने सारे लोगों के नाम मुझे दे दो, मैं उन्हें कॉल कर दूंगा, तुम्हारे बदले में प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। क्या आप में से कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है? बिजनेस करने की एक्साइटमेंट में क्या आपने कभी ऐसा किया है? ये काम बिल्कुल नहीं करता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके साथ मैं कैडिंग करता था तो मैं ऐसा बहुत करता था। मैं बोलता था कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तुम जिसको प्रेजेंटेशन दिखाने बोलोगे मैं दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि तुम मेरे साथ वहां होगे। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है, याद रखें, आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें डुप्लीकेट करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये कि उन्हें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें चीज करके दिखाएं, बार बार दिखाएं, खुद से दिखाएं। तो ये पहला कारण है जिससे कि वो आसानी से प्रेजेंटेशन को सीख सकते हैं। नंबर 2, अगर उनके दोस्त कोई ऑब्जेक्शन करेंगे और जब आप उनका आंसर करेंगे तो वो भी, आपका लीडर भी देखेगा और इस बात से सीखेगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाए। और बहुत बार ऐसा होगा कि आपके अंदर खुद जो कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे वो कई बार जो पूछने से आप शर्माते हैं, घबराते हैं, वो सारे ऑब्जेक्शंस आपको खुद ब खुद आंसर हो जाएंगे और इससे उसको खुद एनकरेजमेंट मिलेगी। और तीसरा और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है कि क्यों आपको उनके साथ होना चाहिए, उसका दोस्त मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। अगर हारून मुझे उसका नाम देगा, एक्सक्यूज मी, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका नाम क्या है?
रमिंडा, अगर हारून रमिंडा को बोलेंगे कि मुझे तुम्हें एक बिजनेस प्लान दिखाना है, या फिर मैं रमिंडा को बोलूंगा कि अरुण ने मुझे आपको बिजनेस प्लान दिखाने बोला है, आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा पावरफुल होगा? आप क्या सोचेंगे? क्या आप ऐसा बोलेंगे वाओ मैं आपसे कल मिलना चाहती हूं, और क्या आप ऐसा बोलेंगे कि अरे तुम क्यों कॉल कर रहे हो, और शायद कि तुम कौन हो, तुम क्यों कॉल कर रहे हो? आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये एक सही तरीका नहीं है। तो अगर हारून वहां नहीं होगा और मैं रविंडा को प्लान दिखा रहा हूंगा, तो रविंडा शायद मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी कि ये इंसान कौन है, राइट? आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी भी किसी इंसान को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जिसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा करके इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि यह इंसान इस बिजनेस को हां बोलेगा। लेकिन अगर हारून रमिंडा को कॉल करके बोलता है कि रमिंडा मैं आपको एक बिजनेस प्लान दिखाना चाहता हूं और उसके लिए मैं एक मीटिंग सेटअप करना चाहता हूं, और मेरे एक बिजनेस पार्टनर मेरे साथ होंगे इस बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी इस बिजनेस को अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आता है, क्योंकि मुझे अभी बिजनेस शुरू किए हुए कुछ दिन ही हुआ है। मेरा मतलब बिल्कुल सच बोलिए। तो क्या हम ट्यूसडे को लंच टाइम पे मिल सकते हैं? क्या तुम फ्री हो? ये किस चीज के बारे में? अरे तुम परेशान मत हो, ये सब मीटिंग में डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली साथ बैठ के बिजनेस का प्लान दिखाते हैं। रमिंडा हारून पे भरोसा करती है। रमिंडा क्या आप करती हैं? और ऑब्वियसली हारून मुझ पर ट्रस्ट करता है। ऐसा नहीं होता तो हारून कभी भी मुझे रमिंडा से मिलाने के लिए नहीं कहता। तो इस एसोसिएशन की वजह से रमिंडा मुझ पर भी भरोसा करेगी, एटलीस्ट तब तक जब तक हारून मेरे साथ बैठा है। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर डाउनलाइन को आपके साथ होना जब उनकी टीम से आप बात कर रहे हो या उनकी प्रेजेंटेशंस ले रहे हो। और इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि खुद को हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल करना कम कर दीजिए, इसको अवॉइड करें। हाँ, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे साथ होना पड़ेगा। आपको उनका सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि उनका एम्प्लॉय और ना ही उनका स्लेव। दूसरे शब्दों में कि हाँ, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, लेकिन आपको भी इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको भी मेरे साथ होना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने आप को अवेलेबल करूंगा आपके ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, लेकिन आपको भी अपना टाइम निकाल के मेरे साथ उस टाइम होना पड़ेगा। और ये शायद सिर्फ थर्सडे को आफ्टरनून हो सकता है, क्योंकि मेरे पास दूसरे ग्रुप भी हैं काम करने के लिए जिनको मुझे टाइम देना है। मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप खुद को हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रखते हैं, तो वो आपका टाइम फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। आपका टाइम आपके लिए बहुत कीमती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आपका नंबर 1 कैपिटल होता है बिजनेस में। इसको संभाल के रखें। मेक श्योर कि आप इसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपको ट्रेनिंग अपने रेफरल के बिना ना करें। ये मेक श्योर करें कि आपके रेफरल की हर ट्रेनिंग में आपका रेफरल आपके साथ है। अभी हमने इस बारे में बात की है। उन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ कैडिंग करिए जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कोर्स पूरा नहीं किया है। नाउ, इस बिजनेस से पहले आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पूरी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स से जाना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि ये सारी वीडियोस, ये सारी VCDs आने वाली है, तो अब आप अपने रेफरल के साथ बैठ के इन सबको देख सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करने से पहले हम बैठ के साथ में ये सारी वीडियोस देखेंगे। हाँ, लेकिन क्या आप मेरी मदद करोगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने में? हाँ, करूंगा, लेकिन मेरे घर में एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की ट्रेनिंग है। नहीं, मुझे स्विमिंग के लिए जाना है। देखो, अगर आपके पास इस बेसिक ट्रेनिंग कोर्स को करने के लिए समय नहीं है, तो मैं आपके साथ कैडिंग नहीं कर सकता हूं। याद रखें, आपको अपने लोग चुनने होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। आपको इन्हें चुनना होगा। आपका टाइम आपका एसेट है। आपका टाइम बहुत ही कीमती है। अब कैडिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? 3 पॉइंट्स की गाइडलाइन है जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। आपको आपका टाइम और आपका डेट फिक्स करना होगा, और ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस दिन किसके साथ, कौन से लीडर्स के साथ काम करना है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। इस चीज के लिए आपके पास एक रीजन भी होना चाहिए कि आपने क्यों अपने लीडर को अपना टाइम दिया है। आप जानते हैं, मैं मनीला में कई बार हम बहुत बड़ा एक रूम बुक करते हैं जहां पर 1000 या 2000 लोग बैठते हैं, और वहां पे लीडर्स अपने लीडर्स के साथ उस मीटिंग के बाद मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं मीटिंग्स को देखने के बाद अपना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो कुछ 4-5 लोगों को लेके आए होते हैं, और वो 5 लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बिजनेस करने के लिए, और साथ साथ उनके लीडर्स भी। आप समझ रहे हैं? किसी से भी तब मत मिले जब उसको कोई काम हो या वो कहीं जा रहा हो। जैसे कि अगर कोई 5 बजे ये शहर छोड़ के जा रहा हो दूसरे शहर,
तो उससे 4 बजे मिलने का कोई मतलब नहीं है। तो वो उस वक्त इस मीटिंग के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना टाइम केयरफुली चूज कर रहे हैं। आपको अपने पोटेंशियल लीडर्स के साथ कुछ लीडर्स को चुनना होगा जिनके साथ आप कैडिंग करेंगे, और यूजुअली ये 2 से 5 लोग ही होते हैं। लेकिन जो तुमने तो कहा था कि हमें लीडर्स को ट्रेन करना है। हाँ, मैंने कहा है, लेकिन आप 50 लीडर्स को एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जितने भी सीईओ, मैनेजर्स, जीएम, ये जनरल्स, ये जो होते हैं, इनके अंडर में कम से कम कितने लोग काम कर रहे होते हैं? डायरेक्टली सिर्फ 4 से 5 लोग ही काम करते हैं, क्योंकि आप एक बार में इफेक्टिवली अच्छे से 2, 3 या 4 या 5 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं या कैडी कर सकते हैं। अगर वो अपना लेवल आगे बढ़ाते हैं तो शायद हो सकता है वो 6 या 7 लोगों को ट्रेन करें, लेकिन इसके लिए आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। मैं हमेशा, इनफैक्ट आपको हमेशा 2, 3, 4 लोगों को ही ट्रेन करना चाहिए, भले ही आप एक साथ 20 लोगों को ट्रेन ना कर पाए। ये हमेशा अच्छा होता है कि आप 4-5 लोगों को 100% ट्रेन करें, इसके बजाय कि आप 30 लोगों को थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके पास 30 अनट्रेन लीडर्स होंगे। इससे बेहतर मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास 2 या 3 लीडर्स ऐसे हों जो बिजनेस को अच्छे से करें, पूरी मेहनत के साथ, अपने दिलो दिमाग से। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बिजनेस कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको खुद को इसमें पूरी तरह से झोंकना होता है। ये बिजनेस आपका जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेशन का बेनिफिट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है। जिन लोगों के साथ आपको कैडिंग करना है, उनके साथ सेशन प्लान करिए, उनको बताइए कि कैडिंग करने के क्या फायदे हैं और क्यों कैडिंग करना चाहिए। उनको ये जानना होगा कि वो इस प्रोसेस से क्यों गुजर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने जाना होगा कि मैं अपने सेमिनार में हमेशा बोलता हूं, इस बात पे जोर देता हूं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जब कोई इंसान ये जान लेता है कि वो कोई काम क्यों कर रहा होता है, तो वो इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो इसको और अच्छे से समझने लगता है। और ये सेम चीज डिसिप्लिन पे भी लागू होती है। मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता हूं, लेकिन हम उनको बताते हैं कि क्यों। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसा करते हुए हमें उनको पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिस बच्चे को सजा मिलती है वो ये समझ नहीं पाता है कि उसे सजा क्यों मिली है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और वो फिर इस बात का अपोज करता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और उनको सिखाएंगे, समझाएंगे कि क्यों उनको पनिशमेंट मिल रही है और क्यों ये डिसिप्लिन का एक प्रोसेस है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत बार बैठता हूं। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं बारी बारी से उनके साथ बैठता हूं और मैं उनको समझाता हूं कि अगर उनको कोई सजा मिल रही है तो क्यों मिली है, और अगर मैं और उनकी मम्मी उनको सजा दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास हर चीज की एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है। जैसे कि कुछ गाइडलाइंस हैं जिससे कि हम ये समझते हैं कि हमें इस प्लैनेट पे, इस धरती पे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे होना चाहिए। और हम आपको इसलिए पनिश कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे जाकर एक अच्छे इंसान बने। और इस तरह से वो आपको अच्छे से समझने लग जाते हैं। बच्चों को किसी चीज के लिए भी हाँ बोलना बहुत आसान है ना? क्या ये आसान काम नहीं है कि अपने बच्चों को आप बोलें कि हाँ जाओ जाओ जाके करो, जो करना है करो। लेकिन जब वो 17, 18, 19 या 20 साल के हो जाएंगे और तब तक उन्हें आदत पड़ चुकी होगी कि वो जो चाहे कर सकते हैं, और हम उन्हें बिठा के एक्सप्लेन करें, समझाएं कि हम आपको इसलिए पनिश करते हैं क्योंकि आपसे हम प्यार करते हैं। जिस दिन हम आपको पनिश ना करें, सजा ना दें, उस दिन आपको परेशान होना चाहिए। मेरी बेटी, आप लोग उनसे मिलेंगे, वो लोग अभी आएंगे यहाँ पे, जब वो 6 साल की थी। और हाँ, एक चीज ये सोचने वाली है कि आपको अपनी पनिशमेंट भी कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब आपका मूड खराब हो तभी अपने बच्चों को डांट रहे हो। हम आपको पनिश कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार की बात है, जैसे मैं बता रहा था, जब मेरी बेटी 6 साल की थी तो मैं किसी काम में बहुत व्यस्त था। तो वो रोते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा कि डैडी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करता हूं। तो उसने मुझे बोला कि मैंने अभी एक गलती करी लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई पनिशमेंट नहीं दी। और ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि जब से वो छोटी थी और धीरे धीरे जब वो बड़ी हो रही थी, मैंने उसे यही सिखाया था कि हम आपको पनिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे पूछने लगी कि मैं क्या उससे प्यार नहीं करता हूं। तो जो बात मैं आप सबको समझाना चाहता हूं वो ये कि आप अपने डाउनलाइन को समझाएं कि वो क्यों इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्यों ये प्रोसेस उनके लिए इतना जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे पनिशमेंट को स्वीकार कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई है कि उनके लिए ये अच्छा है, तो क्या लगता है कि आपको कुछ और लोगों को समझाने में दिक्कत होगी?
तो उनको जरूर समझाइए कि मैं तुम्हारे साथ कैडिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम कल को एक बड़ी लीडर बनो और एक अच्छे लीडर बनो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कैडिंग के प्रोसेस में कई बार डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस में गलत तरीके से गलत राह पे चले जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं, बहुत बार वो खराब मूड में होते हैं और इस चक्कर में प्रेजेंटेशन खराब कर देते हैं। अब यहाँ पे ये आपका काम है कि कैसे आप उस लीडर को बताएं कि उसका प्रेजेंटेशन खराब है और कैसे उसमें आप सुधार लाएं। हाँ, मुझे प्रेजेंट करना आता है लेकिन मेरा मूड खराब था इसलिए खराब हो गया। अगर आपका मूड खराब है तो आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी चाहिए। आप किसी और से पूछ सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन दिखा दे आपके बदले। मेरा मतलब है कि कैडिंग में आप ये सभी बातें कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ बैठकर उनको नहीं बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप कभी भी उनको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि डुप्लीकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप उनको बोलिए हाँ तुम ये कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि आप उनको उनका फीडबैक दें और उनको बोलें कि तुम्हें अपने प्रेजेंटेशन में ये चेंज करना है, ये बदलना है, ये ऐड करना है। अगर आप उनको कभी नहीं बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कुछ दिन में दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बने और आपका बिजनेस आगे ले जाएं, तो आपको उनके साथ बैठ के उनको समझाना होगा कि अगर आप इस तरह के लीडर बनना चाहते हैं, जो कि हम दोनों जानते हैं कि आप बन सकते हैं, तो आपको इस तरह के प्रोसेस से गुजरना होगा। और यही रीजन है कि क्यों आपको बैठ के उनको सबको समझाना है। आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि जो कितना टाइम ले रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोग ये समझें कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे देश की गवर्नमेंट या इस देश की गवर्नमेंट ये समझे कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, तो आपको उसी तरीके से काम भी करना चाहिए। चलिए दुनिया को दिखाते हैं कि ये बिजनेस सच में काम करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है, और अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। लोग आपको नोटिस करेंगे तो कंपनी नोटिस करेगी, कंपनी नोटिस करेगी तो गवर्नमेंट नोटिस करेगी। अगर हम इसको सही ढंग से करते हैं तो मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं ये बिजनेस काफी लंबे समय का बिजनेस है। तो हाँ, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हर वो काम करिए जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। आपको अपना एक फिक्स वीकली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए कि मैं बुधवार को शाम 3 बजे से 6 बजे तक तुम्हारी टीम के साथ बैठूंगा, और इस बात की पुष्टि करिए कि आप वहां पहुंचते हैं। सबके लिए टाइम सेट करिए, सबके साथ बैठ के एक शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करिए। कॉइन के लिए क्वालिफाई करना या $400 कमाना, ये कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, राइट? मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और पहला कॉइन अर्न किया था, पहला चेक कमाया था, मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरी वाइफ भी बहुत एक्साइटेड थी। याद है मैंने आपको बताया था, हमारा कॉइन और हमारा बिजनेस हो गया था, याद है? तो आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइंस भी ये सारे माइलस्टोन अचीव करें, राइट? मेनली 2 कारणों की वजह से ऐसा होता है। पहली चीज, जब वो अपना पहला कॉइन और पहला चेक अर्न करते हैं तो वो सोचते हैं वाओ, ये सच में होता है, ये बिजनेस सच में एक बिजनेस है। सब कुछ उनके दिमाग में थ्योरी की तरह चल रहा होता है। लेकिन जब आप अपना पहला कॉइन, अपना पहला चेक रिसीव करते हैं तो आपको लगता है वाओ। और स्पेशली जब आप अपनी चेक को कैश करते हैं, अगर वो बाउंस नहीं होता है, क्या ये बहुत खुशी नहीं देता है? आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको विश्वास हो कि ये बिजनेस सचमुच एक बिजनेस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो डाउट करते हैं। तो ये पहला रीजन है जिससे कि वो मोटिवेट हो जाएं, जिससे कि वो एक्साइटेड हो जाएं। और दूसरा कारण जो है वो ये है कि आपको याद होगा, मैंने कहा था बिजनेस उदाहरणों का बिजनेस है। क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई आपके पास और बोले कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत कमाल का बिजनेस है, इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ये बिजनेस करो। लेकिन फिर आप उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारा कॉइन देख सकता हूं? तो आप कहते हैं हाँ, मैंने अभी अपना कोई कॉइन नहीं कमाया है, क्या मैं आपका पहला चेक देख सकता हूं? नहीं, मैंने अभी अपना पहला चेक नहीं कमाया है। आपको इस बिजनेस में कितना वक्त हो गया है? यही कोई 2 साल। तो आपको क्या लगता है सामने वाला कभी बिजनेस को हाँ बोलेगा? लेकिन अगर मैं बोलूं किसी के पास जाके, आप ये बोलें कि बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस मैं कर रहा हूं, कमाल का बिजनेस है, इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और सामने से वो बोले कि हाँ ठीक है ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या तुमने अपना अपना कॉइन कमाया है? हाँ, मैंने अपना कॉइन कमाया है बिजनेस के तीसरे हफ्ते में। हाँ ठीक है, क्या तुमने चेक कमाया है? हाँ, मैंने $400 का चेक कमाया बिजनेस के छठे हफ्ते में। अब यहां पे उसका इंप्रेशन अलग पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उसके पास कुछ कहने को है, बात करने को है, उदाहरण दिखाने को है।
अब आप मुझे बताइए किसकी टेस्टिमनी बड़ी होगी, वो इंसान जिसके पास $400 का चेक है या वो इंसान जिसके पास $20,000 का चेक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अपना गोल सेट करिए, अपने डाउनलाइन से पूछें कि कब तक मैं तुम्हारी हर वो हेल्प करूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन कब तक, तुम कितना टाइम लोगे, गोल क्या है, क्या ये दूसरे हफ्ते में हो जाएगा या तीसरे हफ्ते में। और उसके लिए आपको उनके साथ बैठना होगा और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप वो हर काम कर रहे हैं जो उन्हें इस गोल को पूरा करने में हेल्प करेगी। और ऐसा आप उनकी ग्रोथ के लिए करेंगे और उनकी टेस्टिमनी के लिए करेंगे, उनके उदाहरण के लिए करेंगे। जैसे ही ये अपना पहला चेक कमाते हैं, अपना पहला कॉइन कमाते हैं, तो हर वो इंसान जो इनके ऊपर भरोसा नहीं करता था अब इनकी बात सुनने लग जाता है। हर वो ना अब हाँ में बदलने लग जाती है। अब उन्हें ये बिजनेस लगने लग जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो काम करती है, एक ऐसा सिस्टम है जो रिजल्ट देता है। और ये सब कुछ की शुरुआत तभी होती है जब आपका लीडर आपका पहला चेक और आपका पहला कॉइन कमाता है। अच्छा हाँ, क्या इससे तुम्हें कोई फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। इससे मेरे लेफ्ट और राइट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब उनके गोल डिसाइड करने के बाद आपको उन्हें उनके गोल के प्रति कमिटेड करना होगा। सिर्फ आपको ही कमिटेड नहीं रहना होगा, उनको अपनी चेक कमाने के लिए उनको भी कमिटेड रहना होगा। अगर आप उनके साथ बैठते हैं और बैठ के उनका गोल डिसाइड करते हैं, उनका फर्स्ट चेक डिसाइड करते हैं और आपसे ये सारा डिस्कशन करते हैं कि अगर आप उनकी इसमें हेल्प करते हैं, कहने का मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो उनका कमिटमेंट भी ज्यादा बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कमिटमेंट का सीधा सा मतलब है एक्शन, उस पर काम करना। दूसरे शब्दों में अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए कमिटेड है तो इसका मतलब है कि वो उस पर काम करेगा और इसके लिए उसको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना एफर्ट देना पड़ेगा और हमारे सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। जो सिस्टम गोल्ड क्वेस्ट ने बनाया है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उन्हें अपने एफर्ट्स को कंबाइन करना पड़ेगा, कन्फाइन करना पड़ेगा, मतलब फोकस करना पड़ेगा। उन्हें अपने गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो कमिटमेंट का ये मतलब होता है। इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा इस बात से कि मैं चाहूंगा कि आपकी इमेजिनेशन को एक चैलेंज दूं। ओके, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन कर सकते हैं? मान के चलिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दिखाई देती है। मान के चलिए कि आपकी लेफ्ट में देव त्रिनाथ हैं और आपके राइट में नंबर 2 पे रंजीत सिंह हैं। क्या आपको ये सोचकर अच्छा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि अब आप अपने कॉइन के लिए क्वालिफाई कर लेंगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नंबर 3 पर पैट्रिक है और नंबर 4 पे आपके पास पद्मन है। मैं पद्मन का लास्ट नेम प्रोनाउंस नहीं कर पाता इसलिए मैं उनका लास्ट नेम लेता नहीं हूं। 5वें नंबर पे आपके पास है रोनी। नंबर 6 पे आपके पास है मोहम्मद ईसा। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो ट्रैकिंग सेंटर है वो कम से कम हफ्ते का एक चेक जरूर कमाएगी। क्या आप भी अपने बिजनेस को इस तरह से बिल्ड करना चाहते हैं? अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप अपनी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं? आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने घंटे काम करना पसंद करेंगे? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप हर तरह के प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं या नहीं? और हां, मैं जानता हूं कि आप इन लोगों को अपने बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने में कोई हिचक नहीं चाहेंगे, क्योंकि यही वो लीडर्स हैं जो और भी बाकी के लीडर्स बनाएंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके आगे जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टोनी कॉम भी हैं और उसके बाद आनंद, डोना भी हैं, आपके पास फ्रेडी भी हैं, टीजी किंतनार, रिको ओई, ये सारे के सारे हमारे दवी परिवार का हिस्सा हैं और ये वही लोग हैं जो इस बिजनेस को पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ करते हैं। और ये सिर्फ सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते सिर्फ गोल्ड क्वेस्ट के बारे में सोचते हैं। क्या आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेंगे जो इस तरह से दिखे और उसमें इस तरह के लोग हों जो इस तरह की लीडरशिप को शो करें, इस तरह के टैलेंट को शो करें, इस तरह के स्किल को शो करें? आप कितना लंबा जाना चाहते हैं? क्या आप इसके लिए 9 महीने मुफ्त में काम करेंगे? अगर आपको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मिले तो क्या आप श्योर हैं? आप में से कितने लोग, यहां पे कितने लोग ऐसा सोचते हैं? क्योंकि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके बात करने वाला हूं कि इन लोगों को 9 महीने का चेक नहीं भेजा जाए। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ओके,
कि इसमें टाइम लगता है, इस तरह के लीडर्स को बिल्ड करने में टाइम लगता है। क्या आपको लगता है कि डेव हमेशा से ऐसे ही थे जो आज आप देखते हैं? रंजीत, रॉनी, पद्मन, पैट्रिक, क्या ये सब जैसे ही थे? ये सारे के सारे आपके और मेरे जैसे थे, लेकिन इनके पास एक ऐसा लीडर था जो उनके साथ बैठा, जिन्होंने इनको सिखाया, ट्रेन किया, और ऐसे ही आप भी हैं। क्या पद्मन यहां पर है? पद्मन, क्या तुम्हें शुरुआत के दिन याद है जब हम कॉफी शॉप में बैठा करते थे और घंटों इस बिजनेस के बारे में बात किया करते थे कि क्या चीजें सही हैं जो करनी चाहिए, क्या चीजें गलत है जो नहीं करनी चाहिए? पैट्रिक, ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम 3-4 बजे रात में घर आके मेरे सोफे पर सो गए हों और सुबह में 7 बजे उठने के बाद मेरी वाइफ हमसे पूछती थी कि अरे आप लोग यहीं पर हैं? मैं मजाक कर रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं कहती थी। मैं पैट्रिक को बहुत पसंद करता हूं। पैट्रिक, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि पैट्रिक आज यहां है। हम कल फिर गोल्फ खेलने जाने वाले हैं और पैट्रिक, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। लेकिन मैं जो यहां कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सब करने में टाइम लगता है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में समय लगता है। तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना होगा। अगर आप अपने लीडर्स को अच्छे से ट्रेन करेंगे, अगर आप अपने लीडर्स के साथ समय बिताएंगे, अगर आप उनको अच्छे से कैडिंग करेंगे, तो ऐसा जरूर होगा। इसके लिए आपको प्राइस पे करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये रिजल्ट जरूर देगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये रिजल्ट जरूर देगा। आपको पेशेंस के साथ बैठना होगा, अपनी लिस्ट बनानी होगी और लोगों को चुनना होगा जिनके साथ बैठकर आप ट्रेनिंग देने वाले हैं। अपना टाइम उनको दीजिए, उनको उनका विजन दीजिए, और ये मेक श्योर करिए कि इस बिजनेस से वो कमिटेड हैं और वो इस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे आपको सिर्फ गर्व ही नहीं होगा, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है, जिससे कि आप और आपकी फैमिली कई सालों तक, 5, 10, 20 और आने वाले कई सालों तक आराम से रह सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये जो कंपनी गोल्ड क्वेस्ट है कितने साल तक रहेगी? क्या आप लोगों ने ये सवाल पहले सुना है? और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब तक लोग हमारे लिए कॉइन खरीदते रहेंगे, हम तब तक यहां रहेंगे। सिंपल। कोई भी रेस्टोरेंट कब तक खुला रहता है? जब तक लोग वहां से खाना खरीदते रहते हैं। कोका कोला कब तक खुली रहेगी? जब तक लोग वहां से कोक खरीदते रहेंगे। मेरा मतलब है, गोल्ड क्वेस्ट इन सबसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। जब तक लोग कॉइन खरीदते रहेंगे, जब तक लोग चाहेंगे हम यहां रहें, हम यहां रहेंगे। तो अगर आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं और गोल्ड क्वेस्ट आपके साथ खड़ी रहती है, तो मेरा विश्वास मानिए कि आप कई सालों साल, जब तक आप यहां हैं इस धरती पर, गोल्ड क्वेस्ट आपके साथ रहेगी और आपकी फैमिली को हमेशा प्रॉफिट देती रहेगी, प्रोटेक्ट करती रहेगी। लेकिन सब में वक्त लगता है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, मेहनत करने से दूर मत जाएं, क्योंकि ये रिजल्ट देता है। आप यहां पर 2 दिनों से ये सेशन सुन रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट जरूर देगा। और इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल आज का खत्म होता है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जहां हम ये देखेंगे कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसे बिल्ड करते हैं।